ट्रेड में भारत को कुछ उत्पादों को लेकर के प्रायोरिटी का, जिसे कहते हैं प्राथमिकता का दर्जा दिया गया था। भारत के कुछ उत्पादों पर वहाँ टैक्स नहीं लगाया जाता था। उसमें कृषि उत्पाद भी शामिल थे, कुछ अन्य उत्पाद भी शामिल थे। तो वो जो दर्जा था ट्रंप ने वो खत्म किया पहले शासनकाल में। उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जो ईरान से तेल खरीदती थी। इससे भारत को ईरान से जो तेल सप्लाई थी वो अवरुद्ध हो गई थी। भारत अपने आप में बहुत समृद्ध है, भारत इतना बड़ा बाजार है, भारत अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकता है। तो वो अमेरिका जो 21 मिलियन डॉलर की मदद देता था, सहायता, उस पर उन्होंने रोक लगाई। वो हमेशा ही ये कहते आए हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस पर हथियारों की जो निर्भरता है वो कम करे। F-35 की बात भी होती है और फ्रांस से राफेल लिए जाने के बाद वो अपने आप को बड़ा दावेदार पेश करता है कि हमारे विमान भारत खरीदे। जिस अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर आज बड़े बड़े आतंकवादियों को मारा। एक आतंकवादी पतवंत सिंह पन्नू के साथ ऐसी कौन सी सहानुभूति है कि वो उसके पक्ष में खड़ा होकर के भारत को दोषी ठहरा रहा है। ये है अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड, आतंकवाद पर दोहरा रवैया। पाकिस्तान की फंडिंग करे, पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार दे और उसे इंस्टिगेट करे कि अगर तेरे से युद्ध होता है या कल को युद्ध की स्थिति होती है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्योंकि अमेरिका की भूमिका विश्व शांति में इतनी ही रही है। मैं आपको विश्व शांति के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो अमेरिका। लेकिन भारत आज की तारीख में भारत इतना ताकतवर है कि वो दूसरे देशों की आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। नमस्कार, पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभा। पिछले एपिसोड में हमने बात करी कारगिल वॉर की, 9/11 अटैक की और साथ ही साथ बात की 26/11 अटैक की। वहीं आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रंप ने कैसे अपने दूसरे शासनकाल में वो 5 ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे भारत पर भारी प्रभाव पड़ा है। कहीं ना कहीं ट्रंप के इन फैसलों से भारत को बड़ा झटका लगा है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश चोपड़ा जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, पिछले एपिसोड में हमने कारगिल वॉर, 9/11 अटैक और साथ ही साथ 26/11 अटैक की बात की। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे शासनकाल में वो 5 ऐसे फैसले लिए जिससे भारत पर प्रभाव पड़ा, भारत को कहीं ना कहीं धक्का लगा है। तो सबसे पहले बात करें तो एलन मस्क को ट्रंप ने भारत में अपने जो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कहीं ना कहीं भारत में उनको एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, कंपनी बनाना चाह रहे थे, तो वहां पर रोक लगाई। तो उसके पीछे और उस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? और साथ ही साथ एप्पल स्टोर को भी भारत में खुलने से ट्रंप ने रोका, तो क्या उनकी इसके पीछे की इंटेंशन थी? यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, पहले कार्यकाल में भी उन्होंने 3 या 4 ऐसे फैसले लिए थे जिससे भारत बहुत प्रभावित हुआ। मैं टेस्ला की बात बाद में करूंगा, पहले मैं उन फैसलों का जिक्र कर दूं कि भारत ईरान से तेल खरीदता था। ट्रंप ने चाबहार बंदरगाह से जुड़े जो भी व्यापार होता था उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए और उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जो ईरान से तेल खरीदती थी। इससे भारत को ईरान से जो तेल सप्लाई थी वो अवरुद्ध हो गई थी। ये उनका पहला स्टेप था। फिर ट्रेड में भारत को कुछ उत्पादों को लेकर के प्रायोरिटी का, जिसे कहते हैं प्राथमिकता का दर्जा दिया गया था। भारत के कुछ उत्पादों पर वहाँ टैक्स नहीं लगाया जाता था। उसमें कृषि उत्पाद भी शामिल थे, कुछ अन्य उत्पाद भी शामिल थे। तो वो जो दर्जा था ट्रंप ने वो ख़त्म किया पहले शासनकाल में।
उससे भारतीय उत्पादों का जो निर्यात है वो प्रभावित हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भारत अपने आप में बहुत समृद्ध है, भारत इतना बड़ा बाजार है, भारत अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकता है। तो वो अमेरिका जो 21 मिलियन डॉलर की मदद देता था, सहायता, उस पर उन्होंने रोक लगा दी। वो हमेशा ही ये कहते आए हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि हमने अमेरिका को पुनः महान बनाना है। हर राष्ट्र अध्यक्ष अपने अपने देश को महान बनाना चाहता है, ये उसका एजेंडा होता है। बिल्कुल। अब वो अपने देश को महान बनाए, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दूसरे देशों को निशाना बनाते हुए फैसले करना, ये एजेंडे के एक विरोधास्वरूप लगता है, विरोधाभास लगता है। एक तरफ आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे प्रतिबंध लगाते हैं, इससे तो कोई महान बन नहीं जाएगा। अब मैं बात करता हूं दूसरी तरफ की। आपने बात की एलन मस्क। अब एलन मस्क के बारे में सब जानते हैं कि एलन मस्क चुनाव प्रचार के दौरान एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ साए की तरह रहे। बिल्कुल। और ये जग जाहिर है कि हर देश में जो बड़े नेता होते हैं उन्हें कुछ पूंजीपतियों का समर्थन भी होता है, और निश्चित रूप से एलन मस्क ने चुनाव प्रचार में धन भी बहाया होगा, उनके अपने एजेंडा होगा, उनका अपना कोई लक्ष्य होगा। लेकिन जब चीन पर प्रतिबंध लगे, चीनी कंपनियां जो थी अंतर्राष्ट्रीय, वो दूसरे देशों में अपनी जगह तलाश करने लगी, तो एलन मस्क भी व्यापारी है, उन्होंने भी सोचा कि हम अपना जो बाजार है वो भारत में लाएं। उन्होंने बातचीत शुरू की टेस्ला के लिए, ईवी के लिए, लेकिन तुरंत ट्रंप को लगा कि एलन मस्क की अगर टेस्ला भारत में पहुंच जाएगी, ईवी पहुंच जाएगी, तो भारत तो पहले ही अमेरिकी कारों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, आप बनाओगे नहीं, अगर कहीं बनाओगे तो फिर काम खराब होगा। अब एलन मस्क के जो व्यापार बढ़ाने के लक्ष्य में वो ट्रंप बहुत बड़ी बाधा बन गए। अब यहाँ तक एप्पल का सवाल है, अब टिम कुक ने कहा कि आप वहाँ इंडियंस को रोजगार नहीं दोगे, आप वहाँ सिर्फ शोरूम खोल सकते हो या सिर्फ बना नहीं पाओगे। अगर तुमने एप्पल का आईफोन बनाया वहाँ भारत में, तो हम तुम्हारे पर और ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। तो व्यापार में जब बाधा उत्पन्न हुई, तब जाके एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दूरियां बढ़ती गई। और हालांकि टेस्ला ने अपना शोरूम जरूर खोले हैं, लेकिन अभी निर्माण इकाई की जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भारत को भी रास्ता तय करना है और उन्हें भी रास्ता तय करना है। ये तो सर बात हुई एलन मस्क की, टेस्ला, और साथ ही साथ इस चीज़ की कि भारत में किस तरीके से वो व्यापार को बढ़ने से रोक रहे हैं। जो वहाँ के उद्योगपति हैं वो भारत में अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालना चाह रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में अमेरिका ने भारतीय मूल के निवासियों को वापस भारत भेजा, लेकिन जिस तरह से भारत भेजा, जिस अपमानजनक तरीके से वापसी की गई है उन लोगों की, हाथों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और साथ ही साथ मिलिट्री विमान में उन्हें बिठाकर वापस भेजा गया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? देखिए, ट्रंप का चुनाव प्रचार के दौरान अगर आपने महसूस किया हुआ तो उनका इलीगल इमिग्रेंट्स का जो मुद्दा था वो उन्होंने बहुत प्रमुखता से उछाला था। अब पहले शासनकाल में उन्होंने मेक्सिको से जो अवैध इलीगल घुसपैठ हो रही थी उस पर बड़े कठोर कदम उठाए थे। अमेरिका में जो मेक्सिको का बॉर्डर लगता है वहाँ स्टील की दीवार बना दी गई है पहले शासनकाल में। लेकिन अब वो इलीगल इमिग्रेंट्स का कहते हैं कि वो जो भी अवैध रूप से घुसपैठ होती है उस पर बोझ ज़्यादा बढ़ता है, हमारे यहाँ नौकरियाँ नहीं है, वो सस्ता आके छिपके काम करते हैं। तो देखिए, भारत अगर नीतिगत सिद्धांत की तरफ देखा जाए तो भारत भी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ है। किसी भी देश को अवैध घुसपैठियों की धर्मशाला नहीं बनाया जा सकता है, ये भारत का नीतिगत स्टैंड है। अब जहाँ तक इलीगल माइग्रेंट्स का सवाल है, इलीगल इमिग्रेंट का सवाल है, वो अपनी जगह ट्रंप ठीक हो सकते हैं, लेकिन जिस अपमानजनक ढंग से उन्होंने जिस तरह का दुर्व्यवहार किया
वो भारत के स्वाभिमान पर कहीं ना कहीं चोट थी बिल्कुल। कि उनके लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया गया, उनके साथ एक दुर्व्यवहार किया गया। आतंकवादियों की तरह जिस तरीके से वापस भेजा गया जी। है। हालांकि ठीक है कि जो डंकी रूट से विदेशों में जाते हैं उनके लिए कानून वहाँ ऐसे ही हैं, लेकिन अगर आप मैत्री संबंध चाहते हैं, अगर आपकी भारत से मित्रता है, आप बहुत हाथ उठा उठा कर खड़े कर कहते हैं कि भारत हमारा रणनीतिक साझेदार, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आज की दुनिया में, और कवाड़ में भारत आपके साथ है। हिंद प्रशांत सागर में जो चीन का वर्चस्व है उसको तोड़ने के लिए आप एक क्वाड का गठन करते हो, और क्वाड में भारत भी शामिल है, और भारत से आप सहयोग चाहते हो चीन का वर्चस्व कम करने के लिए। एक तरफ आप मित्रता का शोर बचाते हो, दूसरी तरफ आप भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारतीयों के गौरव पर या भारतीयों के दिलों पर चोट है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी राजनयिक को जिस ढंग से, देवयानी को जिस ढंग से गिरफ्तार किया गया था, वो भी पूरा भारतीयों को याद है। उन्हें उस जेल में रखा गया जहां दुर्दांत अपराधी रहते थे। क्या हमारे केंद्रीय मंत्री हों, हमारे राजनयिक हों, हमारे प्रधानमंत्री तक हों, उनके जूते तक उतरवा लिए थे सुरक्षा के नाम पर? ऐसा व्यवहार जो है वो किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, और किसी भी राष्ट्र के लिए ऐसी बातें सहना, ऐसा आघात सहना भी हमें कभी स्वीकार्य नहीं हुआ। तो ये क्या भारतीय राजनेताओं के साथ ही इस तरीके का बर्ताव किया गया था? हाँ, कई बार मैं नाम नहीं देना चाहता, बहुत से उदाहरण हम दे सकते हैं। आप शाहरुख खान को ले लीजिए, राजनयिकों की बात तो छोड़िए, शाहरुख खान को कितने घंटे अमेरिका के हवाई अड्डे पर, और अंततः उन्हें ये कहना पड़ा कि आई एम शाहरुख खान, मैं खान हूँ, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। तो इस तरह का जो व्यवहार है वो भी भारतीयों के लिए अच्छा नहीं रहा जी। बिल्कुल। इसी के साथ तेजस फाइटर जेट को लेकर अगर हम बात करें तो अमेरिका अब टाल मटोल करता हुआ नजर आ रहा है, और अगर तेजस फाइटर जेट के इंजन देने की भी बात चल रही है तो कहीं ना कहीं शर्तें भी ला दी जा रही हैं भारत। देखिए, ऐसा है, तेजस विमानों के लिए इंजन की बात हुई थी, अब जाकर के उसकी आपूर्ति शुरू हुई है। अभी मेरे ख्याल से 2 इंजन जो है वो, एक इंजन की आपूर्ति हुई है, 2 इंजनों की आपूर्ति हुई है, कुछ इंजन भारत में बनाने हैं, वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत रूस पर हथियारों की जो निर्भरता है वो कम करे, यानी कि वो भी चाहता है कि भारत रूस पे हथियार ना खरीदे, रूस से रक्षा सामग्री ना खरीदे, हमसे खरीदे। बहुत बड़ी बड़ी डील की बात भी होती है, F-35 की बात भी होती है, और फ्रांस से राफेल लिए जाने के बाद वो अपने आप को बड़ा दावेदार पेश करता है कि हमारे विमान भारत खरीदे। अब सवाल ये है कि ये तय करना आर्मी का काम है, या जो सैन्य क्रय कमेटी है वो ये देखती है कि कौन सा जो हथियार है, कौन सा जो विमान है वो भारत के लिए अनुकूल रहेगा। अब मेक इन इंडिया के तहत हमें प्रौद्योगिकी भी चाहिए, वो हमें प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निक देने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि मैं माल बनाऊंगा, आप खरीदो। ताली एक हाथ से तो बजेगी नहीं, ताली दोनों हाथों से बजेगी। तो ये सब भारत ने बहुत सारी बातें, अब जैसे ही व्यापार वार्ता रुकी, द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में जब उन्होंने उनका पांचवें दौर की वार्ता के लिए उनका प्रतिनिधिमंडल भारत आना था, लेकिन उन्होंने टैरिफ के बाद ट्रंप ने वो प्रतिनिधिमंडल नहीं आया। हालांकि पर्दे के पीछे से टॉक्स जारी रहती है, ये सरकारों का काम होता है। देखिए, जहाँ तक बातचीत का सवाल है, डिप्लोमेटिक चैनल से वार्ता जारी रहती है राष्ट्रों के बीच में, वो तभी सामने आती है जब कुछ ठोस निष्कर्ष सामने आ जाए। वहीं जिस तरीके से ट्रंप ने अभी अगस्त के महीने में साल 2025 में भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया, 50% टैरिफ कर दिया गया है भारत पर, उसके बावजूद भी ट्रंप के ही देश यानी कि अमेरिका में ही बहुत सी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, और ट्रंप के एक्शंस को, उनकी नीतियों को कहीं ना कहीं गलत ठहराया जा रहा है। तो ये कहीं उल्टा वार नहीं है ट्रंप के ऊपर? देखिए, ऐसा है, टैरिफ लगाया, उसके पीछे भी 3-4 बड़े कारण हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर
भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये ट्रंप को शायद स्वीकार्य नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है ऋषिभा कि ब्रिक्स देशों ने, जिसमें ब्राजील शामिल है, इंडिया शामिल है और 5 देशों का समूह है वो, तो ब्रिक्स देशों ने ये पहल की कि अगर हम आपस में व्यापार करें तो हमें डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढना है। हम अपनी क्यों नहीं मुद्रा करेंसी को जारी करते हैं। अब यूरोपीय कंट्री जब वो यूरो उनका प्रचलन हुआ है, उन्होंने अपनी मुद्रा यूरो के रूप में प्रचलित की है। अगर ब्रिक्स देश व्यापार चाहते हैं, अगर अपनी मुद्रा वो करते हैं, इससे ट्रंप बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि अगर ब्रिक्स देश जो हैं, अगर वो अपनी मुद्रा जारी करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का जो महत्व है वैल्यू कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। उन्हें लगा कि अगर ऐसा प्रयास हो गया तो ये तो नहीं होना चाहिए। और अपने आप में वैश्विक शक्ति है, ट्रंप बहुत शक्तिशाली राष्ट्रपति है, उन्हें कैसे सहन होगा कि डॉलर को नजरअंदाज करके कोई दूसरी मुद्रा चले। बिल्कुल। तो ये सब पीछे बहुत से कारण रहे। एक कारण जो है, उन्हें भारत का सहयोग चाहिए। वो भारत के कंधे पर बंदूक रखकर चाइना और रूस पर निशाना लगाना चाहते थे। लेकिन भारत आज की तारीख में भारत इतना ताकतवर है कि वो दूसरे देशों की आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। हमने पूर्वी लद्दाख में आए गतिरोध के बाद जिस तरह से चीन की आंखों में आंखें डालकर बातें की हमने भारत ने, ये चाइना को पहली बार भारत की तरफ से इतना जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। शायद उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं अगर 50,000 सैनिक तैनात करता हूं तो भारत भी मुकाबले में 50,000 सैनिक तैनात कर देगा। पूर्वी लद्दाख सीमा पर जो गतिरोध था, गलवान में संघर्ष हुआ, उसके बाद अभी तक वार्ताएं जारी हैं। कुछ बिंदुओं से डीमिलिटराइजेशन हुआ, उन्होंने अपनी सेनाएं हटाई, हमने भी अपने सेनाएं हटाई। हालांकि कुछ बिंदुओं पर अभी भी थोड़ा बहुत गतिरोध बना हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे वार्ताएं होंगी, क्योंकि अब बदली हुई परिस्थितियों में भारत और चीन जो है वो सीमा विवाद को हल करने के लिए आगे बढ़ते प्रतीत हो रहे हैं। भविष्य में देखना है क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन फिलहाल जो है वो ऐसा लगता है कि अगर भारत और चीन में मित्रता होती है तो इन सब बिंदुओं को, सीमा विवाद को हमें पूरी तरह से हल करना होगा। लेकिन ये होगा कूटनीतिक वार्ता से ही। और अगर ऐसा होता है कि भारत और चाइना में अगर दोस्ती होती है तो उस पर अमेरिका का क्या आपको लगता है कि रिस्पॉन्स रहेगा और किस तरीके से अमेरिका देखेगा इसको? देखिए, अमेरिका ने हमेशा चाहा कि भारत के कंधे पर बंदूक रखकर चाइना पर निशाना बनाया जाए, भारत के कंधे पर बंदूक रखकर, लेकिन अब उसके सामने विकल्प जो है वो 2 या 3 विकल्प है मेरे सामने। एक तो यह है कि वो भारत के मुकाबले पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए पाकिस्तान की फंडिंग करे, पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार दे और उसे इंस्टिगेट करे कि अगर तेरे से युद्ध होता है या कल को युद्ध की स्थिति होती है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्योंकि अमेरिका की भूमिका विश्व शांति में इतनी ही रही है। मैं आपको तो विश्व शांति के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो अमेरिका है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फीड करना नहीं छोड़ता है। वो पाकिस्तान को इधर वो बात करता है शांति वार्ता की और विश्व शांति की, तो उधर दूसरे हाथ से वो पाकिस्तान को वो तमाम चीजें मुहैया कराता है। आतंकवाद को लेकर के डबल स्टैंडर्ड की बात जहां तक की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एससीओ सम्मेलन में कल ये जो चाइना में हुआ है उनमें बार बार, जब हालांकि चाइना के राष्ट्रपति वही बैठे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बैठे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड हमें स्वीकार्य नहीं है। हालांकि भारत को कूटनीतिक सफलता मिली है क्योंकि शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन जो कोऑपरेशन की क्या घोषणा पत्र है उसमें ऑपरेशन सिंदूर
से पहले जो पहलगाम हुआ है पहलगाम। उसकी निंदा की गई है और पहलगाम के दोषियों को दंडित करने की मांग की गई है। हम्म, अगर आप इस घोषणा पत्र से सहमत हैं हम्म, तो आपको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि चाइना ने उनको पूरी सैटेलाइट सर्विसेज अपने दी, उनको भारत की गतिविधियों के बारे में, हालांकि जो भी हथियारों का इस्तेमाल किया, जो भी पाकिस्तान ने किया, वो चीनी चाइना के हथियार थे। अब सवाल यह है कि अब कहा तो ये भी जाता है कि अजरबैजान ने भी पाकिस्तान को हथियार दिए। यही कारण रहा कि एससीओ में जो अजरबैजान का प्रवेश था, उसकी एंट्री थी, वो एससीओ में शामिल होना चाहता था। भारत ने इसका विरोध किया अजरबैजान का। उसने कहा कि नहीं, ये आतंकवाद के समर्थक पाकिस्तान का इसने समर्थन किया है, इसलिए हम भारत कैसे सहन कर सकता है कि जो भारत के विरोधी है वो एससीओ में शामिल है। बिल्कुल। अब आतंकवादी पन्नू की बात कर लीजिए। अगला सवाल मेरा आपसे वही था कि आतंकवादी पन्नू को लेकर, उसकी हत्या को लेकर अमेरिका ने हत्या की साजिश, हत्या की साजिश को लेकर अमेरिका ने भारत पर भी आरोप लगाए कि भारत के जो कुछ अधिकारी हैं वो शामिल रहे हैं। तो क्या है ये पूरा प्रकरण? देखिए, पतवंत सिंह पन्नू भारत के खिलाफ जहर उगलता है। अगर कनाडा का प्रकरण देखा जाए तो वहां भी लगातार भारत विरोधी साजिशें होती रहती हैं। खालिस्तान के नाम पर रेफरेंडम जो करवाया जाता है वो एक तरह से विशुद्ध पतवंत सिंह पन्नू की दुकानदारी है। उसके नाम पर वो जो लोग भारतीय वहां से गए हुए हैं उनको गुमराह करता है, धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग किया जाता है। मैं ये समझ नहीं पाया कि जिस अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारा, जिस अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर आज बड़े बड़े आतंकवादियों को मारा, जिस अमेरिका ने ईरान में घुसकर वहां के वैज्ञानिकों को मारा, वहां के बड़े नेताओं को मारा, उसे तेज एक आतंकवादी पतवंत सिंह पन्नू के साथ ऐसी कौन सी सहानुभूति है कि वो उसके पक्ष में खड़ा होकर के भारत को दोषी ठहरा रहा है? ये है अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड, आतंकवाद पर दोहरा रवैया। आज तक संयुक्त राष्ट्र, जिसे आप कहते हैं कि बहुत बड़ी संस्था है, विश्व शांति के लिए काम करती है, आज तक वो आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं कर पाया कि किसे आतंकवादी माना जाए और किसे नहीं माना जाए। अगर आतंकवादी की परिभाषा तय होती तो इसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले राष्ट्र भी उतने ही दोषी हैं जितने कि आतंकवादी संगठन। बिल्कुल। एक भारत विरोधी, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाला आतंकवादी, भले ही वो अमेरिका का नागरिक क्यों ना हो, अमेरिका उसका समर्थक क्यों है? आतंकवादी तो आतंकवादी। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सर, इसी के साथ अमेरिका ने इमिग्रेंट पॉलिसीज को लेकर भी बहुत से चेंजेस किए हैं, बहुत से बदलाव किए हैं, तो उसका भारत पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? किस तरीके से भारत को ये अफेक्ट करेगा? देखिए, H1B वीज़ा का जो नियमों में परिवर्तन किया था, वहाँ सख्ती की गई थी, वो ट्रम्प ने पहले कार्यकाल में भी की और अब भी उसमें बहुत सख्त की गई है। जिन लोगों को उम्मीद थी कि इतने साल रहने के बावजूद भी भारतीयों को रहने की उन्हें ग्रीन कार्ड मिलेगा, अब उनके लिए ग्रीन कार्ड एक बार फिर से बहुत मुश्किल हो गया है। और यहाँ तक टेक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है। अब अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी बड़ी टेक कंपनियां हैं, उनके सीईओ भारतीय मूल की प्रतिभाएं हैं। ये अमेरिका को याद रखना होगा। लेकिन टेक अब H1B वीज़ा सख्त करने से, ग्रीन कार्ड के नियम सख्त करने से, जो भारतीय इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें स्थायी निवासी का जो है वो मिल जाएगा, आवास में स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, उनकी आशाओं पर कहीं ना कहीं, और जो उनके परिवार थे वो उससे अलग रहेंगे, क्योंकि जो भारतीय परिवार जहाँ रहते हैं, लोग वहाँ गए हुए अपने परिवारों को बुलाना चाहते थे, उनके लिए भी बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हुई है। और टेक में फील्ड में जो है वो नौकरियों बहुत कम हुई है पहले से अमेरिका में, क्योंकि ये ट्रम्प विरोध कर रहे हैं, इससे भारतीय ही प्रभावित हुए हैं। जी। और वहीं बात अगर करें 50% टैरिफ की,
तो ट्रम्प के इस टैरिफ से भारत पर कितना ज़्यादा असर पड़ सकता है और भारत क्या तैयार है इससे डील करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। भारत का एक्शन प्लान तैयार है। भारत ने अपने कपड़ा निर्यात प्रभावित ना हो अमेरिका के प्रतिबंधों से लगातार जो हमारा मंत्रालय है और भारत सरकार है वो 40 देशों से संपर्क कायम किया जा चुका है। उनसे बातचीत जारी है और भारत और जर्मनी के बीच में व्यापार को दुगना करने पर सहमति भी बन चुकी है। जर्मनी और की बातचीत जो पिछले दिनों हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ, उनमें जो सहमति निकल के आई है, तो भारत को नए बाजारों की तलाश है और भारत कुछ समय के लिए हो सकता है थोड़ी सी अनिश्चितता का दौर हो, लेकिन मुझे लगता है कि भारत हमेशा आपदा में अवसर तलाश कर लेता है। तो भारत जो है वो इस पूरी तरह एक्शन प्लान तैयार है और भारत सरकार पैकेज भी के देने के बारे में भी सोच रही है। जीएसटी की जो उत्पाद हैं 170 के करीब उत्पाद हैं, उनमें जीएसटी कम हुआ है और फैसला जो आपके सामने है जीएसटी की परिषद की बैठक के जो फैसले हैं वो दिवाली से पहले लागू किए जाने हैं, तुरंत लागू हुए। तो इससे क्या है कि आम भारतीयों को राहत मिलेगी, उन्हें उत्पाद सस्ते मिलेंगे। जब भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से जो उत्पादक है उन्हें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें ज़्यादा श्रम और लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो अर्थव्यवस्था का जो चक्र है ये बाजार पर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक अमेरिकी टैरिफ का सवाल है, अमेरिका के भीतर भी ऐसे स्वर उठने लगे हैं कि ट्रंप ने भारत के साथ अच्छा नहीं किया। भारत जैसा बड़ा बाजार उसने आपने खो दिया है। डेमोक्रेटिक निक्की हेली तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी रही हैं, उन्होंने भी विरोध किया है। जो ट्रंप के कुछ सलाहकार थे, पूर्व सलाहकार, उन्होंने भी ट्रंप को इस बात के लिए बार बार चिताया है कि भारत को खोना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। लेकिन अमेरिका को याद रखना होगा, आज से 17 वर्ष पहले जब वर्ल्ड लेवल पर रिसेशन आया तो आपको याद होगा ऋषिभा की अमेरिका की वित्तीय कंपनियां, अमेरिका के बैंक रात ही रात में ध्वस्त होते गए। एक के बाद एक बैंक उनके बंद होते गए, यानी कि उन्हें लगा कि हम काम नहीं कर पाते, हमारा दिवाला निकल चुका है। एक के बाद जब बहुत सारी परिस्थितियां पैदा हो गई, तो जब अंतर्राष्ट्रीय मंदी का दौर आया तो भारत एकमात्र देश था जो अपने बलबूते पर जिंदा रहा। अमेरिका में 35,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। 5 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया कि हमें जीने के लिए पैसे दिए जाएं, हमें सहायता दी जाए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका और भारतीयों की फितरत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। भारतीय दाल रोटी खा करके भी गुजारा कर लेंगे, अमेरिका के पास ऐसी क्षमता नहीं है। हर अमेरिकन को दिन में 2-3 बियर, गाड़ी के लिए पेट्रोल डीजल, अच्छा भोजन, अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छा आवास चाहिए। उन्हें तंगी में रहने की आदत ही नहीं है। तो भारत हमेशा जीतेगा और भारत टैरिफ का मुकाबला जम करके करेगा। जी, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश चोपड़ा, जिनसे हमने तमाम जानकारी हासिल की और जाना कि किस तरीके से भारत का एक्शन प्लान पूरी तरीके से तैयार है। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत किस तरीके से अपने व्यापार को आगे लेकर बढ़ेगा, ये तमाम जानकारी हमने हासिल की। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।